में आयोजित किया। पिछले 10 साल में वो स्टार्टअप से लेकर एग्रीकल्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, देश के दूर दराज वाइब्रेंट विलेजेस को, बॉर्डर विलेजेस को शक्ति देकर वहां के नौजवानों को नए अपॉर्चुनिटीज दिलाने तक, या लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम करता। पिछले 10 साल में जो आर्थिक प्रगति देश में हुआ है, जिन जिन योजनाएं पार्टी ने पिछले 10 साल से सरकार के माध्यम से जमीन पर उतारी है, ये सब देश के युवाओं को केंद्र में रखकर युवाओं को भला करने के लिए किया गया है। इसलिए आज देश में पिछले 50 साल के अत्यंत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज देश में है। 10 साल पहले हम विश्व के सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्था में एक हम गिने जाते थे। आज हम विश्व के सबसे तेज गति में आगे बढ़ रहे अर्थव्यवस्था है, और ये आर्थिक प्रगति से, नए एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से देश के युवाओं के सामने अधिकतम अवसर आज खोल गए। So in essence, the last 10 years of governance of the Modi government has been a youth-focused government, a youth-centric government, and it has also been a youth-powered government. इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के समर्थन पर, युवाओं के भागीदारी पर और विशेष रूप में पार्टी और राजनीतिक एक्टिविटीज में जन भागीदारी में युवा की भागीदारी पर वो बल देते रहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता युवा मोर्चा चुनाव की दृष्टि से देश के युवाओं को संपर्क करने के लिए 2-3 बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजन किया। देश में नए मतदाताओं को संपर्क करने के लिए उनसे, प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद कराने के लिए 1 महीने पहले हम नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किए। देश के 5000 से अधिक स्थानों पर 1000 से ज्यादा युवाओं को इकट्ठा कर विश्व के सबसे बड़ा यूथ संवाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आयोजित किया। एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 50 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ संवाद भी किया और देश के राजनीतिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आह्वान भी किया। उसके बाद इसी महीने 26 तारीख से देश भर में नमो युवा चौपाल नाम का कार्यक्रम देश भर में युवा मोर्चा के नेतृत्व में जारी है। देश के 2 लाख स्थानों पर, जहां ग्रामीण भाग है, वहां ग्राम पंचायत स्तर पर, शहरी विभागों में, वार्ड स्तर पर, देश के 2 लाख स्थानों पर 100 से 200 युवाओं को इकट्ठा कर पिछले 10 साल में किए गए काम के बारे में उनको बताना और आने वाले 25 साल के भारत के लिए उनके एस्पिरेशंस को पार्टी के मैनिफेस्टो में दाखिल करने का काम युवा मोर्चा 26 फरवरी से शुरू किया है। 10 मार्च तक पूरे देश में अभियान जारी है। इस अभियान के दौरान देश के 1 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं के साथ
सीधा संपर्क, सीधा संवाद पार्टी से होगा। इसी उपक्रम में देश में युवाओं का सबसे बड़ा एक युवा रैली, युवा सम्मेलन नागपुर में आयोजित हो रहा है। नागपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और राष्ट्रीयवाद के विचारधारा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी पवित्र धरती से बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर हेडगेवार जी तक देश के लिए जो राष्ट्रवाद के लिए यात्रा निकली, यही नागपुर के धरती से, इस पुण्य भूमि से निकली। इसलिए देश के सबसे बड़ा युवा सम्मेलन नमो युवा महासम्मेलन मार्च 4 तारीख को नागपुर में संपन्न होने वाला है। और इस युवा महासम्मेलन में युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हम सबके बीच आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से 1 लाख के अधिक युवा इस रैली में बहुत उत्सुकता के साथ भाग लेने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से भी प्रदेश के प्रत्येक युवा को इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आह्वान कर रहा हूं और इस महासम्मेलन के मंच से एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के बीच के मास आउटरीच नड्डा जी के नेतृत्व में शुरू होगा। सिर्फ नागपुर के और नागपुर ग्रामीण के आसपास के जिले से 40,000 से युवा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हजारों संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स, मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स, आईटीआई से, आईआईटी से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से युवा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और 4 मार्च को देश के युवाओं को आने वाले 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के विजन क्या होगा, मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में युवा केंद्रित विकास और तेज गति से कैसे बढ़ेगा, और विशेष रूप में इस चुनाव के दौरान में देश के युवा पार्टी के मैनिफेस्टो में, पार्टी के कैंपेन में और हैट्रिक मोदी जी के जीत में कैसे अपने अपने योगदान दे सकते हैं, इसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा होगी, मार्गदर्शन होगी। और विशेष रूप में महाराष्ट्र के जो युवा इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो स्पोर्ट्स जगत से लेकर सिनेमा जगत तक, पोएट से लेकर खेलकूद से जुड़े खिलाड़ी तक, युवा साइंटिस्ट से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक, कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर स्टूडेंट लीडर्स तक, ऐसे प्रदेश के टॉप यूथ इन्फ्लुएंसर्स को भी इस कार्यक्रम में हम आह्वान कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे यूथ इन्फ्लुएंसर्स जिनके अपने अपने फील्ड में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ऐसे सब बहुत सारे युवा इन्फ्लुएंसर्स भी उस दिन हम सब के बीच कार्यक्रम में रहने वाले हैं। अंत में मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, 4 तारीख के कार्यक्रम सिर्फ एक युवा सम्मेलन ही नहीं है, ये देश के 2024 इलेक्शंस के युवा हुंकार भी। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राजनीति में भी और समाज में भी एक नया प्रकार का डेमोक्रेटाइजेशन पूरे देश में जारी है।
परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने लड़ी है पिछले 10 साल में, उसके वजह से आज लाखों संख्या में आम युवा जिनका फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं है, जो अत्यंत आम बैकग्राउंड से आते हैं पर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों युवा आज देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने आप को आहुति करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। ऐसे करोड़ों युवाओं का भी एक हुंकार 4 मार्च के कार्यक्रम में होने वाला है और 4 मार्च के इस कार्यक्रम भले ये नागपुर में हो रहा है, महाराष्ट्र के प्रत्येक कोने से युवा आ रहे हैं, पर ये राष्ट्रीय स्तर के युवा महासम्मेलन है और यहां से देश के प्रत्येक युवा को आने वाले चुनाव में क्या दिशा करना है, कैसे हम काम करना है, चुनाव में युवाओं का भागीदारी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत बड़ा मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा देश के युवाओं को मिलने वाला है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि युवा मोर्चा के इन सभी प्रयासों के वजह से और विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पॉपुलैरिटी देश के युवा में है, इसके वजह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और जितना युवा वोट पार्टी को, मोदी जी को 14 में 19 में मिला था, उससे ज्यादा प्रतिशत युवा वोट 2024 चुनाव में मिलने वाला है और देश को और 5 साल के लिए स्थिर, सदृढ़ और सक्षम नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार देश के युवा देने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है मेरा, 2014-19 दोनों चुनाव में बसपा ही मोर्चा बीजेपी के पीछे खड़ा रहा है। अब जब टिकट का बंटवारा होगा तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत ऐसी युवा होंगे? आप कुछ मांग की आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, या क्या लगता है आपको? देश में एकमात्र पार्टी है जहां युवाओं को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है बिना आपके बर्थ सर्टिफिकेट को पूछे, वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं इस फिलॉसफी का स्वयं एक उदाहरण हूं। यहां उपस्थित हम सब जो पार्टी के यहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे हैं, हम सब इसके लिए एक उदाहरण हैं। देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां युवाओं का प्रमोशन और एनकरेजमेंट बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट से होता है, अपने हार्डवर्क से होता है। वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में भी बहुत सारे युवा मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में कंटेस्ट भी करेंगे और कई सारे युवा, करोड़ों करोड़ों संख्या में युवा मोदी जी को पूर्ण समर्थन देंगे और युवा स्पिरिट वाली, युवा केंद्रित विकास करने वाली सरकार फिर 5 साल के लिए देश में आने वाला निश्चित है। वन आफ्टर परसेंटेज अगर बता सकते हैं आप कितना प्रतिशत होगा ये? थोड़ा आप इंतजार कीजिए, पूरा लिस्ट आपके पास आएगा, उसके बाद परसेंटेज का कैलकुलेशन स्वयं आप ही कीजिए। दो सवाल है मेरे छोटे छोटे। पहला ये है कि राहुल गांधी अभी हर जो यात्रा पे निकले हैं, हर बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार युवाओं के लिए बात नहीं करते। इसके अलावा 2-3 दिनों से और मुद्दा उठा रहे हैं कि अग्निवीरों से पहले जो 1.5 लाख युवाओं की आर्मी में जो भर्ती हो गई थी, प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उनके सिलेक्शन के लिए अब तक उनको कॉल लेटर नहीं आया। और दूसरा, आपके जहाँ बेंगलोर से आप आते हैं वहाँ पे कल पाकिस्तान जिंदाबाद के कल नारे लगे। इन दोनों को बता सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से देखती है? देश के ओरिजिनल टुकड़े टुकड़े पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश के विभाजन के पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है।
और ऐसे पार्टी से देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए हम किसी प्रकार से उम्मीद कभी भी नहीं रख सकते। एंड इट इज वेरी एविडेंट, राहुल गांधी जी एक जगह पे जाकर भारत जोड़ो के ड्रामा कर रहे हैं और उन्हीं पार्टी के एमपी राज्यसभा में चिन्हित होने के तुरंत बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता बैंगलोर में कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो को पंचर करने वाले इससे ज्यादा एविडेंस आपको सामना करने का जरूरी ही नहीं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो के ड्रामा कर रहे हैं और उन्हीं पार्टी के कर्नाटक के सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर देश को विभाजित करने का बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत के प्रत्येकता के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैंने जैसे कहा, द कांग्रेस पार्टी इज द ओरिजिनल पार्टी ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। Divisiveness is inherent in the DNA of the Congress party. इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करना हम सबका गलती हो जाएगा। और जहां तक बेरोजगारी के ऊपर आपका प्रश्न है, देश में जब से मोदी जी ने परिवारवाद के खिलाफ जंग लड़ने का काम शुरू किया, तब से देश में कुछ डायनास्ट को पहली बार उनके जीवन में अनएम्प्लॉयमेंट होने का शुरू हो गया। सो राहुल गांधी जी हो या ऐसे अन्य डायनास्ट हो, परिवारवादी नेता हो, वो अपने खुद के अनएम्प्लॉयमेंट को देश के युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं देश के हर प्रदेश का भ्रमण करता रहता हूं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते, और मैं जहां देखता हूं वहां देश में विकास ही विकास हो रहा है, और विकास का मतलब है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। आज देश में 70 साल में जितना एयरपोर्ट्स खोला गया था, उससे ज्यादा एयरपोर्ट्स 10 साल में खोला गया है। डज दिस नॉट ट्रांसलेट इनटू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन? देश में 25 करोड़ जनता देश में गरीबी से बाहर आई। क्या बिना एम्प्लॉयमेंट, बिना रोजगार, बिना पैसा कमाने से गरीबी से मुक्ति हो पाते हैं क्या? और 25 करोड़ इतना बड़ा नंबर है आपके। देश में आज छोटे छोटे गांवों में भी स्टार्टअप का कल्चर आज बढ़ चुका है। 10 साल पहले देश में 100 से कम स्टार्टअप्स था, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स है। 2 करोड़ से ज्यादा युवा इन नए स्टार्टअप इकोनॉमी से सीधा जुड़े। क्या इन युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है क्या? देश में 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देश में हो रहा है। नए एयरपोर्ट्स बन रहा है, हाईवेज बन रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहा है, पोर्ट्स बन रहा है। क्या इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी काम में देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? देश आज विश्व के सबसे तेज गति में आगे बढ़ रहे अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में डबल डिजिट इंक्रीज ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन में आया है। जब युवा एक फॉर्मल इकोनॉमी में जॉब पाता है, तुरंत उनका नाम ईपीएफओ में रजिस्टर हो जाता है। देयर इज बीन अ 2 डिजिट इंक्रीज इन ईपीएफओ रजिस्ट्रेशंस। क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आंकड़ा नहीं है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन जिन परिवारवादी नेताओं का पिछले 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, ऐसे ही अनएम्प्लॉयड डायनेक्स का ये बयान बार बार आ रहा है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इन लोग अपने खुद के राजनीतिक बेरोजगारी को देश के युवाओं के बेरोजगारी के रूप में कंफ्यूज कर रहे हैं। सर, उनका स्पष्ट सवाल था कि अग्निवीर के बारे में जो 1.5 लाख भर्ती है उसके बारे में बताइए कि आप युवा मोर्चा के द्वारा क्या करने वाले हैं।
वो 1.5 लाख वो जो भर्ती बाकी उसके बारे में उनका स्पष्ट सवाल था। सिर्फ अग्निवीर के ही नहीं भैया, देश में केंद्र सरकार में जितने भी खाली वैकेंसी है उसको भरने का काम किसी सरकार ने किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। पिछले 2 साल से आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, हर महीने केंद्र सरकार के जितने भी वेकेंट पोजीशंस हैं उसमें युवाओं को भर्ती करने का काम हो रहा है। 10 लाख युवाओं को ऐसे भर्ती करने का काम देश में हुआ है। हर महीने मोदी जी रोजगार मेला करके युवाओं को इसमें भर्ती कर रहे हैं। सो डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज, वो अग्निवीर हो या केंद्र सरकार के अन्य किसी विभाग हो, युवाओं को वहां रोजगार दिलाने के लिए जो भी मौका मिलता है तो मोदी सरकार उसको बहुत प्रामाणिकता के साथ वो करेगा। तेजस्वी, आपने एक स्टेटमेंट किया कि साउथ इंडिया जो है बीजेपी का फोर्ट्रेस बन रहा है, बट कल ही कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग हुआ राज्यसभा पोजीशन, तो इस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया में फोर्ट्रेस आएगा? भाई साहब, 10-15 के बीच में, मार्च 10-15 के बीच में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा। 40-50 दिन के बाद चुनाव के नतीजे भी देश के सामने आ जाएगा। आई विल नॉट हैव टू स्पीक अबाउट दिस। 2 महीने आप वेट कीजिए, उसके बाद जब कर्नाटका से 28 के 28 सीट्स मोदी जी को मिलेगा, तेलंगाना से हिस्टोरिक मैंडेट मिलेगा, तमिलनाडु से हिस्टोरिक मैंडेट इस बार मिलेगा, केरला से पहली बार बीजेपी के एमपी जीत कर आएगा, आंध्रा से भी अपना वोट प्रतिशत बढ़कर आंध्रा से भी जीत जब होगा, you will be in a better position to understand why I said the south of India is going to be the fortress of the BJP. स्ट्रैटेजी है क्या? सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या दक्षिण भारत हो, एक ही स्ट्रैटेजी होता है। अपने नेतृत्व की क्षमता, अपने नेतृत्व की इंटेग्रिटी और जमीन में अपने कार्यकर्ता का मेहनत, इसके अलावा कोई सीक्रेट सॉस बीजेपी का नहीं होता है। बीजेपी एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्टी नहीं है, एक विशेष आंदोलन से पैदा हुआ पार्टी नहीं है। हम जब कुछ भी नहीं थे तब भी इसी प्रकार से मेहनत हम करते थे, इसी प्रकार के विचारधारा के लिए हम लड़ते थे। जब हम आज 300 से अधिक एमपी को जिताकर हम यहां आए हैं, तब भी बीजेपी उसी में मेहनत में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार के कार्डर बेस्ड एफर्ट में विश्वास करते हैं। सो बीजेपी का जो सक्सेस है, इस सक्सेस के पीछे कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। अपने लीडरशिप का इंटेग्रिटी और अपने कार्यकर्ताओं का मेहनत, यही भारतीय जनता पार्टी को इतिहास में भी जिताया है और भविष्य में भी यही जो सीक्रेट अपना ताकत है, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अस विक्ट्री अगेन एंड अगेन। तेजस्वी जी, लोगों में ऐसी धारणा बन गई है कि बीजेपी ओपोजिशन में रहना नहीं चाहती। जहां पे भी कांग्रेस की सरकार बनती है स्टेट में, कुछ दिनों बाद मिशन लोटस चलता है, वहां पे सरकार बदल दी जाती है, विधायकों को तोड़ दिया जाता है। कई राज्यों की तरफ टीका टिप्पणी की जा रही है। अभी हाल ही में कल की घटना सामने आ रही है हिमाचल की। क्या वजह है कि बीजेपी ओपोजिशन में रहना नहीं चाहती? भाई साहब, इसके लिए 2 प्रकार के उत्तर हैं। एक तो कर्नाटका में भी हम अपोजिशन में हैं, तमिलनाडु में हम अपोजिशन में हैं, देश के कई सारे इलाकों में, प्रदेशों में हम अपोजिशन में, ओडिशा में हम अपोजिशन में हैं, तेलंगाना, कई सारे प्रदेशों में हम अपोजिशन में। सो फैक्चुअली ये कहना गलत है कि हम अपोजिशन में रहना नहीं चाहते हैं। जब जनता अपोजिशन में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं, वी परफॉर्म एज अ रेस्पॉन्सिबल क्रेडिबल ऑपोजिशन। बट कांग्रेस पार्टी के जो आंतरिक कमियां हैं, उनको भी ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है।
देश को अच्छा विपक्ष का जरूरत है, पर देश में अच्छा विपक्ष खड़ा करने का जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं हो सकता है ना, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता है। हिमाचल में या महाराष्ट्र में या अन्य किसी प्रदेश में if the opposition is not able to keep its act together, if opposition parties are not able to keep its flock of MLAs together, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी कमी हो सकती है? सर, इसके ऊपर आपके ऊपर आरोप लगता है कि जो विपक्षी पार्टी टूटी जा रही है उसमें पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और विपक्षी पार्टी टूटी जा रही है। मध्य प्रदेश की बात आपने कही, इसके पहले की सरकार में मध्य प्रदेश में आप तो कहीं नहीं थे, जनता ने आपको सीधे तौर पर मैंडेट दिया था कि आप अपोजिशन में रहिए, लेकिन उस समय सिंधिया साहब उनको छोड़ के आ गए। तो इस तरह से आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप पैसे देकर या फिर किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके विपक्ष को तोड़कर उसको खच्चीकरण कर रहे हो। भैया, पिछले 70 साल में जिस प्रकार का पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस प्रकार के आर्टिकल 356 का अब्यूज कर कांग्रेस पार्टी ने सरकारों को हटाया है, ऐसे कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के झूठी आरोप करने के लिए नैतिकता भी नहीं बची है। The Congress party should introspect on how they have handled democracy, how they have respected constitutional institutions in the country when they were in power. बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं, उनके नाम कुछ बता सकते हैं? भविष्य में कौन आने वाले हैं? आप 4 तारीख तक वेट कीजिए ना, आपको थोड़ा सस्पेंस भी बचना चाहिए कार्यक्रम के संबंध में। बहुत